हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं समर ठाकुर एक बार आपके सामने फिर आ चुका हूं एमसीक्यूज के साथ। तो आज भी हम एमसीक्यूज के जरिए कुछ अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश के बारे में नई बातें जो हैं उनके सीखेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज को क्या अप्रोच रहनी चाहिए और एमसीक्यूज से कैसे कंसेप्ट सीख सकते हैं। ये सारी चीजें आज आप क्लास में देखने वाले हो। तो बड़ी ही रोचक क्लास रहेगी, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए पहले बच्चों करंट अफेयर की सॉरी पहले जो है जो हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है वो ये है, हु एडिटेड द वंशावली ऑफ राजा ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट्स। तो बच्चा, कुल्लू एक बहुत ही प्राचीन टाइम से रहने वाला राज्य है। कुल्लूता के बाद हम देखते हैं बहुत लंबा इतिहास है कुल्लू का। बार बार इस पे चंबा ने, सुकेत ने हमले करे और राज भी किया। कुल्लू जो है बहुत ही बड़ा इलाका होता था, लोहड़ से लेके आज की जो मंडी वैली है वहां तक बच्चों ये कुल्लू का कभी राज हुआ करता था। तो एक के बाद एक कई राजाओं ने कुल्लू पे राज किया और उन राजाओं के बारे में उनकी वंशावलियों में लिखा भी गया। जेनरोलॉजी या पेडिग्री कहते हैं वंशावली को। अगर अंग्रेजी की मैं बात करूं तो वंशावली में होता क्या है, वंशावली में बेसिकली सारी की सारी राजाओं की डिटेल दी होती है कि कौन सा राजा था, उसके बाद अगला कौन सा राजा बना, उस राजा के कितने पुत्र थे, फिर कौन सा राजा बना। तो बच्चों इसको एडिट करने का मतलब क्या है, इसको सही तरीके से अरेंज करना और साथ में बच्चों अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करना, ये सारा का सारा काम एक अंग्रेज ने किया था। वो अंग्रेज कौन है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो कैप्टन हारकूट है, अलेक्जेंडर कोहिंगम है, विलियम मूरक्राफ्ट है या विलियम फिंच है। विलियम मूरक्राफ्ट का आपने बार बार नाम सुना होगा। ये पहले अंग्रेजों में से हैं जो हिमाचल पहुंचते हैं, कांगड़ा कुल्लू इन सब की यात्रा करते हैं, चंबा आते हैं। अच्छा बच्चों, अलेक्जेंडर कोहिंगम की बात करें तो बच्चों ये भी बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो वैसे ही इन सबका कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से जुड़ाव है। और अगर आपका जवाब यहाँ पे कैप्टन हारकूट है तो आप बिल्कुल सही हैं बच्चों। तो बिल्कुल सही जवाब क्या है, कैप्टन हारकूट। तो आप याद रखेंगे कि कुल्लू की जो वंशावलियां हैं, कुल्लू की वंशावलियों को कैप्टन हारकूट ने एडिट करा था। ये पहले अंग्रेज हैं जिन्होंने वंशावलियों से बच्चों, इसी वजह से कुल्लू का इतिहास जानने के लिए कैप्टन हारकूट का बहुत ही बड़ा योगदान था। आज जो हमें कुल्लू का इतिहास पता है उसके पीछे इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये कुछ फेमस डांसेस बच्चों, हिमाचल प्रदेश की जब भी बात आती है तो बाहरी लोगों को और जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है उनके दिमाग में नाटी आ जाती है। तो बच्चों हिमाचल बहुत ही डाइवर्स है। सिर्फ नाटी ही नहीं की जाती है, हिमाचल में तरह तरह के डांस किए जाते हैं। किन्हीं में बड़े स्लो एक्शन और मूव्स होते हैं, किसी में बहुत फास्ट, और बड़े ही अलग अलग ओकेजन पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का डांस जो है वो किया जाता है। कुछ डांस सिर्फ औरतों के द्वारा किया जाता है, कुछ औरतों और मर्दों के मिले जुले समूह से यानी ग्रुप से किया जाता है, कुछ को सिर्फ मर्द ही करते हैं, कुछ को अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग त्योहारों पे ये जो है डांस किए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस डांस परफॉर्म्ड इन चंबा। निम्नलिखित में से कौन सा मशहूर, बहुत ही मशहूर नृत्य है चंबा का। क्या वो गुरही है, क्या वो नाटी है, क्या वो ठोडा है, या फिर बच्चों ये देखिए यहां पे विलियम फिंच आ गया है। विलियम फिंच की जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे नन ऑफ अबव। तो आप यहां पे फटाफट से बता सकते हैं। तो बच्चों चंबा में हाल ही के वक्त में बसोहा या बसूही मनाया जा रहा है। बच्चों ये एक त्योहार है जो सुनैना देवी के सैक्रिफाइस यानी उन्होंने जो अपने आप को क्या कर दिया था, समाधि ले ली थी यानी बलि दे दी थी अपनी, ताकि चंबा शहर में पानी आ सके। राजा साहिल वर्मन ने चंबा शहर बसाया था। उसके बाद बच्चा चंबा शहर बसा तो गया, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। चंबा शहर बस तो गया लेकिन चंबा शहर में पानी की दिक्कत थी। तो बच्चों अब जो है सुनैना देवी आगे आती हैं, उनको एक सपना आता है देवता का कि उनको क्या करना है, उनको एक किसी राज परिवार की बलि चाहिए। तो बच्चों राज परिवार में बच्चों को कुछ होने नहीं दे सकती है माँ, पतिव्रता होती है, पति को कुछ होने नहीं देती है। तो वो निर्णय करती है कि वो खुद ही क्या करेंगी, अपना क्या करेंगी, अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगी। तो वो जीते जी उनको दफना दिया जाता है बच्चों, और उनको सुई माता के नाम से जाना जाता है। और सुई मेला जो है बसोहे यानी जो देसी भाषा में बसोहा कहते हैं, ये बच्चों ये बेसिकली क्या है, बैसाखी है। तो बैसाखी पे ये मेला लगता है और लोग यहाँ पे ये करते हैं, गुराई करते हैं, गुराई का नृत्य भी करते हैं। तो सही जवाब क्या रहेगा, ए गुराई जो है बिल्कुल सही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जवाब है। चलिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे इस टेबल से आप ये देख सकते हैं कि चंबा में कौन कौन से नृत्य
चंबा में ही नहीं पूरे हिमाचल में अलग अलग जगहों पे कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। लाहौल स्पीति की बात करें तो बच्चों बहुत ही डाइवर्स हिमाचल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज दिखेंगी जहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। बौद्ध धर्म को मानने वाले कई भिक्षु और कई ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं जो मास्क डांस, डेविल डांस, ऐसे कई नाम अंग्रेज देते हैं या अंग्रेजी में कहे जाते हैं। लोकल नाम क्या क्या है उन डांसेस के अगर हम उनको देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शांद, शाबू, लंगदरमन, तो लांगदरमन, ये बच्चों अलग अलग डांस है जो लाहौल और स्पीति के फेमस है। किन्नौर की बात करें तो डेविल डांस छांब, क्यांग और कियांग, बक्यांग, ब्यांग चूचू, ब्यांग चचू, ठीक है, या फिर जातरू कियांग या जापरो, ये जो है ये सारे के सारे नृत्य किन्नौर में किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा डेविल डांस, तो इसमें बच्चों आपने देखा होगा कि एक बड़ी प्यारी पोशाक पहनी जाती है और एक मास्क लगाया जाता है जिसके बड़े बड़े दांत, सींग, लाल मुंह, इस तरीके का पूरा उसका रहता है और वो पूरा लोग क्या करते हैं डेविल डांस किया करते हैं। ये बुद्धिस्ट जो हमारे पास मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे ये ज्यादा किया जाता है। जब कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में अगर हम बात करें तो कड़ाथी, ढीली, रुजुका, ये बच्चों ये डांस किए जाते हैं। सिरमौर की जब हम बात करते हैं तो बिदसू, घी, नाटी, रासा, झूरी, बुधा, ये सारे डांस जो है सिरमौर में किए जाते हैं। जब चंबा की बात करते हैं तो फूल यात्रा ये बच्चों पांगी के इलाकों में किया जाता है। उसके अलावा चुराही, तो चंबा में एक पूरा का पूरा इलाका है चुराह, वहां के लोग चुराही डांस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों झांझर, डांगी, दीपक, उसके अलावा बच्चों गुरई जो है ये भी चंबा में किया जाता है। चलो उसके बाद शिमला की बात करते हैं तो शिमला में बच्चों थोड़ा बड़ा ही मशहूर है। अभी जो थोड़ा है इसको वॉर डांस भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा में लोग क्या करते हैं, बड़ा ही हम देखते हैं कि ये रोमांचक डांस है। इस डांस में लोग क्या करते हैं, धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं, बो एंड एरो का इस्तेमाल होता है। ये मार्शल आर्ट्स में भी थोड़ा गिनते हैं लेकिन डांस की तरह ये नृत्य करते हुए ये किया जाता है, ठीक है। आपको कभी मौका मिलेगा तो जरूर थोड़ा को देखिएगा। अगर आप शिमला से, आपको पता भी होगा थोड़ा के बारे में, आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा का आनंद बिना शिमला जाए अपने घर बैठे ले सकते हैं। आगे अगर आप चलेंगे तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चौहारा, ठीक है, ये महासू, पूरे के पूरे पहले बच्चों जो बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था इसको महासू कहते थे। तो महासू में शिमला, किन्नौर, बहुत बड़ा इलाका हुआ करता, बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था पुराने हिमाचल में, तो वहां पे पूरे इलाके में ये किया करता था। घी, माला, बूरा, सिंह, ये बच्चों जुब्बल का डांस है। बूरा और सिंह जो डांस है ये जुब्बल का डांस है। तो ये अलग अलग जगहों पे हिमाचल में अलग अलग डांसेस जो हैं बच्चों ये किए जाते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों आपने ये सारे डांसेस का स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सके और इसको आप संभाल सके। आपको यहाँ से एग्जाम में काफी मदद मिल जाएगी, जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें काफी आपको जो है मदद यहाँ से मिल जाएगी बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम आगे चलते हैं तो आपके सामने एक अगला प्रश्न है। ये हिमाचल के इतिहास से और इतिहास के जो सोर्सेस है उससे जुड़ा हुआ बड़ा ही अहम प्रश्न है। आप देख सकते हैं, टू विच कैटेगरी डू द पथियार एंड खनियारा इंस्क्रिप्शन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कंटेनिंग एपोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बिलोंग। तो कहता है कि खनियारा में और पथियार में जो हम लोगों को एक इंस्क्रिप्शन, यानी बच्चों इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि इसको अभिलेख भी कहते हैं। देखो इसमें एक पत्थर के ऊपर या एक लकड़ी के ऊपर या एक मेटल के, जैसे चंबा वाले इलाकों में देखोगे, कुल्लू में देखोगे, निर्माण में आपको देखते कॉपर प्लेट मिलती है। तो मेटल के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, मेटल के ऊपर, पत्थर के ऊपर खुदाई करके, खोद खोद के, इनक्रेविंग्स करके, कुरेद के चीजें लिखी जाती हैं, जिसमें संदेश, जिसमें आदेश राजा का, ये सब चीजें लिखी जाती हैं, इंस्क्रिप्शंस होती हैं। जैसे आपने सुना होगा अशोका के रॉक एडिक्ट्स के बारे में या पिलर एडिक्ट्स के बारे में, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो अशोका के कौन से माफ कीजिएगा, पिलर एडिक्ट यानी स्तंभ जो अभिलेख हैं उनमें से कौन से स्तंभ, जो कहाँ पे है ये स्तंभ जिससे हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो इंस्पायर्ड है। चलिए बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, किस कैटेगरी का ये, क्या एक वुड इंस्क्रिप्शन है यानी लकड़ी के ऊपर की गई खुदाई है, क्या ये ब्रास इंस्क्रिप्शन है, यानी अगर हम बात करें ब्रास की तो ये कांसे के ऊपर है क्या, पीतल के ऊपर है क्या, रॉक इंस्क्रिप्शन है यानी चट्टान के ऊपर है, ये कॉपर इंस्क्रिप्शन है। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर बच्चों आप में से
कोई यहाँ पे गया है और देखा है तो वो आंख बंद करके कह देगा रोक इंस्क्रिप्शन है। और अगर आप में से किसी ने कमेंट सेक्शन में रोक इंस्क्रिप्शन लिखा है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो बच्चों ये देखिए, जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको ऐसे ना एक पत्थर मिलेगा, इस पे आप पत्थर देखेंगे तो दो आपको लाइनें दिखेंगी, एक ऊपर, एक ऊपर में दिखेगा और एक नीचे दिखेगा। यहाँ पे देखो आपको ऑस्पिशियस साइंस, जैसे ऑस्पिशियस साइंस की अगर बात करें तो जो हमारे माना जाता है ना शुभ निशान जो होते हैं, जैसे ये देखो स्वास्तिक आपको दिखाई देगा, या बाकी चीजें भी आपको अब यहाँ पे स्वास्तिक दिखाई देगा। तो बच्चों ये आपको खनियार और पथियार में, जो पटियार वाले इलाके में, कांगड़ा जिले में ये देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है ये पहली या फिर दूसरी सेंचुरी में ये जो है इंस्क्रिप्शन जो है ये खोदी गई होगी बच्चों। अब इसके बारे में अगर आप और जाने तो चलो इसको जानेंगे, लेकिन ये कांगड़ा के इतिहास को, हिमाचल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ हम लोगों को बताया जाती है। तो चलिए बच्चों इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना ये 2 लाइनों में लिखी गई इंस्क्रिप्शन है जो फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में लिखी गई होगी, ठीक है। इसमें आपको कुछ ऑस्पिशियस सिंबल्स जैसे स्वास्तिक भी देखने को मिलेगा। अगर आप डिटेल में देखेंगे ना तो यहाँ पे 2 लाइनें हैं। ऊपर वाली लाइन जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। ये बच्चों ये पर्शिया, ईरान वाले इलाके से आई हुई लिपि है। प्राचीन कई लिपियां आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल की खुद की लिपि जैसे टांकरी है ना, तो टांकरी जो है हमारे दादा परदादा लिखते थे। चरोटी, बल्टो जो आप कहते हैं, जो आप धाम में बर्तन इस्तेमाल करते हैं या पुराने बर्तनों में, आज भी आपको शायद वो लिपि कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। अगर आप में से किसी के पूर्वजों के वही खाते या वंशावलियां हैं तो आपको उन वंशावली और वही खातों में भी टांकरी देखने को मिल जाएगी। तो वैसे ही खरोष्टी, ब्राह्मी, शारदा कई पुरानी लिपियां थी, प्राचीन लिपियां थी। पहले लोग देवनागरी के बजाय इनमें जो है चीजों को लिखा करते थे। तो बच्चों पहली जो लाइन आपको दिख रही है इस इंस्क्रिप्शन में वो खरोष्टी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, जिसको क्या करते हैं राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, मतलब यानी उल्टे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, कृष्णम, कृष्णम या सासा अरामा, ठीक है, अरामा ऐसे लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका अगर तुम मतलब देखोगे तो इसका मतलब है गार्डन ऑफ कृष्ण यासास, ठीक है, कृष्ण यासास का बाग, ऐसे लिखा गया। बच्चों नीचे भी एक लाइन है जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा भी है। इसमें क्या लिखा गया है, कृष्ण यासासा अरामा मेधांगिस्या, तो मेधांगिस्या। तो बच्चों यहाँ पे कृष्णा यासासा अरामा, इसका मतलब तो वही हुआ कृष्णा यासासा का गार्डन, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है ना मेधांगिस्या, इसका मतलब है फैट बॉय। तो कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये तरीका है लिखने का, ये कुछ टाइटल है, ये कोई अपने बारे में बता रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूं, मैं चौड़ा हूं, है ना, इस तरीके का। और कुछ लोगों का कहना है ये ग्राफिटी है। ग्राफिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, दीवार के ऊपर जो पेंटिंग की जाती है, आपने देखा होगा है ना, एक सबवे सर्फर करके गेम आती है ना, वो कर रहा होता था ना, क्या कहते हैं अपना स्प्रे कैंस के साथ, एरिसोल्स के साथ। तो वैसे ही बच्चों अगर दीवार के ऊपर किसी तरीके से भी कोई पेंटिंग की जाए तो उसे ग्राफिटी कहते हैं। तो किसी का कहने का मतलब है किसी ने बाद में छेड़खानी की है, किसी ने बाद में, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने छेड़खानी करके, जैसे छेड़ने के लिए लिख देते हैं ना, तो वैसे ही इसको छेड़ने के लिए यहाँ पे छेड़छाड़नी करके इसमें ये जो फैट बॉय यानी मेधांगिस्या ये जो वर्ड है ये यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हमने देखा इस इंस्क्रिप्शन के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, प्यारा प्रदेश हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये यूनियन टेरिटरी कब बना था, कौन से साल में ये यूनियन टेरिटरी बना। यानी ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक थोड़ी सी टाइमलाइन, छोटी सी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपके सामने बच्चों स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं 1956, 1960, 1971, 1966। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो हमारा प्यारा प्रदेश है ये कब क्या बना, एक यूनियन टेरिटरी जो है ये बना। तो जो सही जवाब है बच्चों वो है 1956। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जो है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है वो आपके सामने है। तो बच्चों हिमाचल प्रदेश जो है 15 अप्रैल 1948 तक यहाँ पे जितने भी राज्य थे, जैसे चंबा था, बिलासपुर था, ये सारे के सारे क्या 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 कर चुके, छोटी छोटी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, ये भारत में विलय कर चुके थे, यानी ये भारत में यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन चुके थे। दे बिकम पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया टिल 15th ऑफ द अप्रैल 1948। तो बच्चों उसी वक्त से भारत का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बन जाती है हिमाचल प्रदेश।
धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता जाता है और हिमाचल प्रदेश जो है एक पार्ट सी की स्टेट बन जाती है। अब ना उस टाइम पे जो स्टेट्स थी, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट नहीं आया था अभी, तो उसमें क्या था कि स्टेट्स को, जो इंडिया में स्टेट्स हैं उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। तो उस हिसाब से जो पार्ट सी स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश बनता है। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों। उसके बाद जैसे ही, ठीक है बच्चों, और सेम दिन ही क्या हुआ था बच्चों, ये देखो एक साल हो चुका था अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम देखते हैं सेम दिन पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जब ये लागू हुआ तो पार्ट सी स्टेट बनता है, क्योंकि हमारे संविधान में ही इनका जिक्र था। ठीक है बच्चों, आपने इस बात का ख्याल रखना है। संविधान जो है वो बन के तैयार कब हुआ था, कितने दिन लगे थे बनने के लिए? 2 साल 18 महीने। ठीक है, हम किस कहते हैं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। ठीक है, ये 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था बनना। 9 दिसंबर 1946 को ये बनना शुरू हुआ था। और ये पूरा कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था बच्चों। ये लागू कब होता है संविधान? 1950 में। तभी भारत की पार्ट सी स्टेट बन जाती है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बच्चों बिलासपुर जो है वो मिलाया जाता है हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब बनता है? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में, 56 में क्या बनता है? 1 नवंबर 1956 में हिमाचल प्रदेश बन जाता है यूनियन टेरिटरी। इसके बाद बच्चों ये जर्नी जो है ये आगे चलती जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कांगड़ा, ठीक है, और कुछ और हिली जो इलाके थे वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिए जाते हैं 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, और अभी तक हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी ही रहता है। फिर बच्चों 18 दिसंबर 1970 की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वाज पास्ड। तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया जाता है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश अब क्या बनने वाला था? एक राज्य बनने वाला था बच्चों। और जैसा कि हम कहते हैं 1971 में एक राज्य बन गया, ये तो बच्चों वैसे ही होता है। 25 जनवरी 1971 को ये लागू हो जाता है और हिमाचल भारत का 18वां राज्य बन जाता है। क्या बन जाता है? 18वां राज्य बन जाता है बच्चों। तो हिमाचल प्रदेश जो है बच्चों, इसीलिए तो हम लोग स्टेटहुड डे अपना रिसेंटली 15 अप्रैल को, क्योंकि बच्चों एक चीफ कमिश्नर स्टेट बनी थी, और साथ में 25 जनवरी को भी हम हिमाचल स्टेटहुड डे मनाते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को आखिरकार 1971 में मिलता है बच्चों। कब मिलता है? 1971 में मिलता है। इस बहुत ही लंबे टाइम के लिए बच्चों हिमाचल प्रदेश जो था, जो अपनी अब जो एक पूर्ण राज्य का चाहत रख रहा था, और फाइनली वो जो चाहत है वो कब पूरी होती है? 25 जनवरी 1971 में, और भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ओल्ड हिमाचल इंक्लूड्स, बच्चों ये ओल्ड हिमाचल, जब हिमाचल बना था तो हिमाचल में 12 जिले नहीं हुआ करते थे, सिर्फ 4 ही इलाके थे। ठीक है, 4 छोटे छोटे जिले थे। वो कौन कौन से थे ये पूछ रहा है। क्या ये महासू, सिरमौर, सोलन और लाहौल स्पीति था? क्या ये महासू, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर था? क्या ये मंडी, सिरमौर, चंबा और महासू था? क्या ये मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और सोलन था? तो आप अपना सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने जवाब यहाँ पे सी लगाया है, यानी मंडी, सिरमौर, चंबा और महासू, तो बच्चों ये ही 4 इलाके थे जो हिमाचल प्रदेश में उस वक्त हुआ करते थे। 4 जिले ये हुआ करते थे। ठीक है, बाद में महासू टूट जाता है, महासू से कुछ इलाके निकलते हैं। उसके अलावा बच्चों कांगड़ा डाला जाता है, फिर हमीरपुर और ऊना डाला जाता है, हमीरपुर बनता है, लाहौल स्पीति, ये सब कुछ बच्चों धीरे धीरे किन्नौर बनता है। धीरे धीरे हिमाचल आज का जो अपना रंग रूप है वो लेता है। ठीक है, अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में अगर हिमाचल प्रदेश को देखोगे तो उसके आपको 4 ही डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे। कौन कौन से दिखाई देंगे? पहला चंबा, दूसरा महासू जिसमें आज शिमला वाला इलाका है, किन्नौर वाला इलाका है, मंडी और सिरमौर। ठीक है बच्चों, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चंबा ये मंडी का इलाका था। ठीक है, ये मंडी का इलाका था, चंबा था, मंडी था। उसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पे ये महासू देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको महासू देखने को मिल जाएगा। और साथ में बच्चों महासू के अलावा यहाँ पे सिरमौर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये बच्चों उत्तराखंड का इलाका है। बाद में देखो बिलासपुर और बाकी चीजें भी धीरे धीरे ऐड ऑन होती है। तो पुराने हिमाचल में जो है सिर्फ 4 ही आपने याद रखना जिले थे। कौन कौन सा? चंबा, मंडी,
तो आप इसको याद कर सकते हो बच्चों। देखो ध्यान से अगर आप देखो तो इसको ना याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखो कौन कौन सा, चंबा, मंडी, मासू और सिरमौर, CMMS ऐसे आप याद कर सकते हैं, CMMS ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। चंबा, मंडी, मासू, सिरमौर, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न क्या है। चलिए, तो कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज त्रिउंड। त्रिउंड एक बहुत ही फेमस ट्रैक बच्चों है। यहाँ पे ना सिर्फ हमारे देश से, बहुत ही सारे देशों से, बहुत सारे देशों से यहाँ पे क्या आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, ट्रैक करने के लिए आते हैं बच्चों, ट्रैकिंग का पूरा आनंद उठाते हैं। पास में ही मैक्लोडगंज है, वहीं पे दलाई लामा जो है उन्होंने शरण ली है, उन्हीं को वहाँ पे असाइलम भारत सरकार ने दिया है। एक जब हम देखते हैं चाइना ने तिब्बत को पूरा कब्जा लिया था तो वो तिब्बत छोड़ के भारत आए थे, भारत ने उनको शरण दी थी, असाइलम दिया था बच्चों। तो आप अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूछ रहा है त्रिउंड कहाँ पे है, क्या ये चंबा में है, क्या हमीरपुर में है, कांगड़ा में है या कुल्लू। अगर आपको थोड़ी बहुत डिसेंट जानकारी हिमाचल के बारे में है तो यहाँ पे पक्का आप मेरी बातों से अंदाजा लगा चुके होंगे कि कौन से जिले में त्रिउंड है। और अगर आपने त्रिउंड ट्रैक कभी किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कब किया था, ठीक है। और चलिए बच्चों, तो आप देख सकते हैं चंबा में, हमीरपुर में, कांगड़ा में या कुल्लू में। तो जो सही जवाब है बच्चों वो है कांगड़ा। अगर आपने कांगड़ा को ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में डाला है तो आप बिल्कुल सही हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं त्रिउंड बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक है, लोग यहाँ पे जाते हैं दूर दूर से। धौलाधार की गोद में आप देखोगे तो ये आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको व्यूज देखने को मिल जाएंगे बच्चों। तो ये त्रिउंड ट्रैक बहुत ही फेमस है, ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप जाओगे तो मैक्लोडगंज के पास ही धर्मशाला से होते हुए आप यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। आप इसका जो आनंद है वो ले सकते हैं, ऊपर रहने के लिए आपको बहुत सारी चीजें भी मिल जाएंगी बच्चों। अगला प्रश्न ये है शिशु हाइडल प्रोजेक्ट जो है, शिशु हाइडल प्रोजेक्ट जो है मेरे बच्चों, शिशु हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है। शिशु ये बहुत छोटा सा हाइडल प्रोजेक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत कम इसकी कैपेसिटी है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये शिशु हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे है। शिशु बड़ी फेमस जगह भी है। क्या ये रावी के किनारे है, ब्यास के किनारे है, चेनाब, क्या ये रावी के ऊपर बना है, ब्यास के ऊपर बना है, चेनाब के ऊपर बना है या सतलुज के ऊपर बना है। हाइडल प्रोजेक्ट में क्या होता है बच्चों, एक डैम बनाया जाता है, डैम से पानी रोका जाता है, उसको एक टनल से होते हुए या एक उसको बहुत तेज करके उसको क्या करा जाता है, एक टरबाइन के ऊपर फेंका जाता है। अब जब टरबाइन घूमती है तो टरबाइन से बच्चों चलता है डायनमो, डायनमो यानी एसी जनरेटर जिसको हम कहते हैं, और उससे बनती है ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी बनती है। एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हम लोग बनाते हैं, पावर हम जो बनाते हैं। तो बच्चों जो यहाँ पे अगर सही, बिल्कुल सही जवाब है, अगर आप देखेंगे तो वो जो है चेनाब है, पहली बात तो, ठीक है। अच्छा बच्चों ये अगर शिशु की बात करें तो आप देख सकते हैं शिशु जो चंद्रा रिवर जो है उसके ऊपर बना है, तो चंद्रा रिवर बाद में चंद्रा और भागा आपस में मिल जाती है, तो चेनाब यहाँ पे सही जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। शिशु एक बहुत ही छोटा, अगर आप देखोगे प्यारा सा गांव है, कहाँ पे है बच्चों, ये लोल और स्पीति में आपको देखने को मिल जाएगा, राइट बैंक ऑफ द चंद्रा रिवर पे आपको ये देखने को मिल जाएगा शिशु बच्चों। तो यहाँ के ऊपर ही बहुत ही कम हम देखते हैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इसकी, 0.1 मेगावाट के आसपास बच्चों इसकी कैपेसिटी रही होगी, बहुत ही कम, छोटा ये एक आपके पास जो है हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। क्या नाम है इसका, शिशु। बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस की तरह ये इमर्ज हो रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, तो ये हमारे सबके राजधानी और सबके फेवरेट शहर की बात कर रहे हैं, शिमला की बात कर रहे हैं। बहुत यादें बच्चों की जुड़ी होती है क्योंकि एचपीयू में बच्चे बहुत सारे तैयारी करने वाले रहते हैं और घूमने अक्सर शिमला जाते हैं। तो ये शिमला के बारे में ही है। When was the शिमला ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब देखो बच्चों शिमला ना एक बड़ा ही आप मतलब कह सकते हैं अजब शहर है। चंबा की बात करें, कुल्लू की बात करें, कांगड़ा की बात करें, मंडी की बात करें, तो ये बच्चों जितने भी शहर है ना ये सारे राजाओं ने बसाए हुए हैं, लोकल लोगों ने और राजाओं ने बसाए हैं। शिमला एक ऐसा शहर है, ठीक है, जो राजधानी है हमारी, किसी भी राजा ने नहीं बसाया, अंग्रेजों ने बसाया बच्चों। अंग्रेजों को ना बेसिकली क्या होता था कि अंग्रेज जब भारत में होते थे उन्हें बहुत गर्मी लगती थी, गर्मी लगेगी ही क्योंकि बच्चों वो सारे के सारे यूरोप से आए, वहां पे बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। और इंडियन प्लेन्स यानी अगर हम बात करें साउथ इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिकल पूरा इलाका है, ट्रॉपिकल इलाका है, बारिश बहुत होती है, उमस बहुत होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठीक होती है। इंडियन प्लेन्स की बात करें यानी पंजाब की,
यूपी की बात करें, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे बच्चों आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस गर्मी से बचने का, राहत ढूंढने का जो एक ही तरीका था, उस वक्त में एसी नहीं हुआ करते थे, तो एक ही तरीका था पहाड़ों में कहीं शरण ले लेना। तो अंग्रेजों को हमेशा जब भी गर्मी हो जाती थी या बीमार हो जाते थे तो वो पहाड़ों की तरफ रुख करते थे और उन्हें शिमला बड़ा पसंद आता था। तो उन्होंने शिमला में धीरे 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 करके बसना शुरू कर दिया। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, कुछ होटल, कुछ कॉम्प्लेक्स, फिर बच्चों धीरे 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 करके शिमला को उन्होंने समर कैपिटल बना लिया। तो शिमला में बच्चों जब सर्दियां होती थी तो वो कलकत्ता चले जाते थे। कलकत्ता से ही बच्चों 1931 तक कलकत्ता, सॉरी अगर हम बात करें, ठीक है, 1900 अगर हम 31 के बाद तक बात करें तो कलकत्ता से ही राजधानी चलती है, बाद में दिल्ली में आ जाती है। तो बच्चों बहुत लंबे वक्त के लिए कलकत्ता में ही क्या करते हैं, कलकत्ता से ही वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा काम करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आती थी तो कलकत्ता में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ जाती थी, भाग के सीधा शिमला पहुंच जाते थे। तो शिमला से ही बच्चों लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन, जुडिशरी सब कुछ शिमला से ही देखा जाता था। शिमला में ही वाइस रॉय आ जाया करते थे। शिमला में ही जो हम देखते हैं कि चाहे गवर्नर जनरल की बात हो भारत की, जब चाहे बाद में वाइस रॉय हो गए उनकी बात हो, तो शिमला आ जाया करता। शिमला समर कैपिटल थी ब्रिटिश एम्पायर की बहुत लंबे टाइम के लिए बच्चों। तो शिमला से अफगानिस्तान से लेके पूरा का पूरा 1935 तक बच्चों पूरा का पूरा म्यांमार यानी बर्मा भी भारत का हिस्सा था। तो बहुत बड़े इलाके पे शिमला से राज किया जाता था। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि शिमला ब्रिटिश एम्पायर की जो राजधानी है कब बनी, क्या है 1858 में, 1862 में, 1864 में या 1872 में। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सही जवाब है वो 1864 है। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा शिमला के बारे में जान लेते हैं। शिमला जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था, कब डिक्लेयर कर दिया गया था बच्चों, 1864 में कैपिटल की तरह डिक्लेयर कर दिया गया था। और किसने डिक्लेयर कर दिया था, सर जॉन लॉरेंस ने। किसने, आपने याद रखना है, बाय इट वाज डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ इंडिया ऑफिशियली बाय सर जॉन लॉरेंस। तो बहुत ही लंबे टाइम के लिए बच्चों ये डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों जितने भी वाइस रॉय हैं वो सारे के सारे यहाँ पहुंच जाते थे, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट समझौते शिमला के समझौते शिमला में हुए हैं, भारत के इतिहास से जुड़े हुए। तो शिमला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। इट वाज चूजन एज द समर रेजिडेंस फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्केप हार्श समर्स ऑफ द प्लेन्स। तो बच्चों ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं शिमला किन 7 पहाड़ियों के ऊपर बसा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनके नाम बता सकते हैं। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें, हमें भी पता चलता है कौन कौन बच्चे जो हैं बड़े ही एंथुसियाज्म के साथ तैयारी करते हैं। हम भी एक्साइटेड रहते हैं ये जानने के लिए कि कौन कौन बच्चे जो हैं जिनकी तैयारी बहुत ही शानदार चली है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि जिन 7 पहाड़ियों के ऊपर शिमला बसा है वो कौन सी 7 पहाड़ियां हैं, उन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।